ब्रेक के बाद अस्मिता में आपका एक बार फिर स्वागत है। फैसले में कहा गया शादी जैसा रिश्ता, जिससे इस तरह के रिश्ते में रह रहे लोगों के लिए किसी परिभाषा को मानना थोड़ा सा मुश्किल है। सीआरपीसी की धारा 125 में सिर्फ पति द्वारा छोड़ी गई विवाहित महिला को ही गुजारे भत्ते का अधिकार है। वहीं घरेलू हिंसा कानून 2005 में लिव इन संबंधों में रहने वाली महिला को गुजारा भत्ता देने के संबंध में भी कुछ संशय जरूर है। कैसे सीआरपीसी और घरेलू हिंसा कानून में सामंजस्य बिठाया जा सकता है और लिव इन रिलेशनशिप को आजकल एक विशेष वर्ग द्वारा वैचारिक बदलाव जैसे गूढ़ शब्दों में छिपे इस अर्थ को आइए जानने की कोशिश करेंगे अपने इस सेगमेंट में। मीनाक्षी जी, अगर सीआरपीसी के 125 और घरेलू हिंसा कानून की हम बात करते हैं, जो कि इस रिलेशनशिप में कहा जा रहा है सामंजस्य बिठाने की जरूरत है, क्या ये मुमकिन हो पाएगा? सामंजस्य तो बिठा दिया और दोनों का दायरा बिल्कुल अलग है। एक पत्नी की बात कर रहे हैं तो वो तो पत्नी का तो रिश्ते में 125 सीधी लागू होती है, और जहां पर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की घरेलू हिंसा कानून की बात है, वो कहता है शादी जैसा रिश्ता, रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज। तो मैरिज की जो पहली प्रक्रिया है उसमें ये है कि दोनों व्यक्ति अविवाहित होने चाहिए। अगर वो बात है कि दोनों अविवाहित है तभी वो कानून लागू होगा, नहीं तो नहीं होगा। दूसरी चीज, उन्होंने पब्लिकली ये डिक्लेयर किया हो कि हम पति पत्नी हैं, ऐसी डिक्लेरेशन की समाज में कहीं ना कहीं उनको एक्सेप्टेंस मिली हो कि वो पति पत्नी है। एक घर के नीचे रहते हो, ये नहीं कि एक दिल्ली रहता है दूसरा मुंबई रहता है, कंप्यूटर पे चैट करते और पति पत्नी का डिक्लेरेशन मांगते हैं, वो नहीं चलेगा। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया है, और जहां तक आपने बच्चे का सवाल बीच में आया था कि उस रिश्ते से अगर बच्चे हो जाते हैं, तो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत और बाकी तमाम कानूनों के तहत बच्चे का राइट टू मेंटेनेंस इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी राइट, लीगैलिटी इलीगैलिटी, बच्चे को कभी इलेजिटिमेट नहीं माना जाता। तो कानून बच्चे को तो मेंटेनेंस देता है, लेकिन वहां पे ही मेरा एक प्रश्न उन सब महिलाओं से है जो ऐसे रिश्तों में रहती हैं कि जब एक तरफ आप आर्टिकल 21 की बात करते हैं, राइट टू फ्रीडम एंड चॉइस, कि हमें बिल्कुल किसी जंजीर में बंधना नहीं है, ये हमारी इच्छा है, तो वही इच्छा के तहत उस रिश्ते को खत्म किया जाता है। मान लीजिए पुरुष उस रिश्ते को खत्म करता है आर्टिकल 21 के तहत कि अब मेरी इच्छा है खत्म, तब आप उसको क्यों बांध के रखना चाहती हैं? तब छोड़िए उसको, जाने दीजिए। तो जहां आप एक तरफ बात करती हैं फ्रीडम ऑफ चॉइस की, वहीं आप रूढ़िवादी बात करते हैं कि नहीं जी नहीं, उसी एक व्यक्ति के साथ ही रिश्ता रहना है, एक ही व्यक्ति के साथ रिश्ता रहना है तो शादी करो, खत्म करो, फिर उसको बांध के रखो जब तक कानून परमिट करता है। नहीं तो लिव इन के अंदर जब स्वेच्छा की बात है तो स्वेच्छा वाला वर्ग दोनों पे बराबर से लागू होता है, उसमें आप फिर बंदिशों की बात नहीं कर सकते। एक तरफ डिपेंडेंट एक तरफ इंडिपेंडेंट नहीं चलेगा, या तो डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट रहो। जो इन्होंने बात करी उसी बात को मैं आगे थोड़ा सा बढ़ाऊंगी। अनमैरिड कपल्स है, अनमैरिड जो बच्चे हैं या लड़के लड़कियां हैं या पुरुष या औरतें हैं, वो अगर इस तरह के रिलेशनशिप में जाते हैं तो कुछ बात थोड़ी सी समझ में आती है, लेकिन जब एक शादीशुदा इस तरह के रिश्ते में जाता है, वहां जो एक मानसिकता क्या है वो समझ में। देखिए, जहां तक हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात करते हैं तो उसमें बहुत कारण हो सकते हैं और हर केस में हमें कुछ ना कुछ अलग कारण मिल सकता है। एक चीज जो कॉमननेस देखी जाती है वो होती है कि आपकी इमोशनल इंटीग्रेशन आपके पार्टनर के साथ नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साथ आप वाइब नहीं कर रहे, या आपकी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, और चाहते हुए या ना चाहते हुए आपको कोई ऐसा आपके फ्रेंडशिप सर्कल में आपके कोलीग ऐसा कुछ ऐसा मिल गया जिसके साथ आप मेंटली वाइब करना शुरू कर दिया, मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करने लगी। आप मे बी आप शुरू में स्टार्ट नहीं करते बट अल्टीमेटली यू फॉल इन लव। कभी कभी ऐसे होता है कि आपकी अंदरूनी रूप से इतनी ज्यादा इच्छा होती है, डिफरेंट तरीके से आपके अंदर लिबिडो की बात हम कहते हैं कि यू वांट टू मेक कांटेक्ट विद मल्टीपल पार्टनर्स, वो आपकी पर्सनैलिटी है जो बाकियों से हटकर है, एक एवरेज आदमी से हटकर है। कई बार ऐसे होता है कि आप एक बंधन में अपने फैमिली प्रेशर की वजह से फंसे हैं, कई बार ऐसे होता है कि कुछ इकोनॉमिक कारण थे उसकी वजह से था, और कई बार ऐसे होता है कि आपके पास सब कुछ है पर आप कुछ नई चीज ढूंढना चाह रहे हैं, या आपको एक आप ऐसे लेवल पर पहुंच गए कि आप एक बोर्डम महसूस कर रहे हैं, तो ना चाहते हुए या चाहते हुए आप अट्रैक्ट हो रहे हैं। और दूसरी बात देखी जाती है कि अगर हम साइंटिफिकली देखें तो ये माना जाता है दैट मेन आर पॉलीगैमस बाय नेचर। तो ये सब चीजों को देख के कुछ भी कारण बन सकता है, और अब
तो इसलिए इनमें से कुछ भी कारण आपने बहुत बड़ी बात कह दी है। एक सवाल जो मंजरी में जानना चाह रही थी, क्योंकि आपने स्टोरी की थी इससे रिलेटेड भी, बच्चों का जो भविष्य, जो इन्होंने भी बोला कि बहुत सुरक्षित है। हिंदू मैरिज एक्ट की अगर हम बात करते हैं, उसमें मेंटेनेंस भी है, उसमें भरण पोषण की जिम्मेदारी है, संपत्ति का भी अधिकार है, लेकिन अगला जब मानने से ही इनकार कर दे, वहां स्थितियां उन बच्चों के लिए कितनी प्रॉब्लम की है? देखिए, बच्चे के लिए अगर उसका माँ बेचारी कैसे मना कर सकती है, क्योंकि उस बच्चे का अस्तित्व ही माँ से जुड़ा हुआ है, तो वो तो मना कर ही नहीं सकती। पिता अगर मना करता है तो आज प्रूव करने के लिए तो साइंटिफिकली और टेक्निकली बहुत सारे ऐसे आ चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है वो बच्चे के लिए बहुत तकलीफ देह हो सकता है कि उसका अस्तित्व ही नकार दिया जा रहा है उसके पिता के द्वारा। उसमें बच्चे का क्या दोष है कि वो बच्चा एक सामाजिक रूप से मान्य रिश्ते के तहत आया या सामाजिक रूप से अमान्य रिश्ते के तहत आया, या माता पिता साथ नहीं रहना चाहते, बच्चा आया। दिक्कत यह है, मेरा यहाँ पे मानना है कि जब दो आदमी, दो मैच्योर लोग साथ आते हैं, अगर तीसरा जब तक आपके जीवन में नहीं आ रहा है, सारी दिक्कतें तब शुरू होती हैं जब तीसरा आपके जीवन में आता है और उन दोनों पार्टीज में से एक पार्टी उसका उत्तरदायित्व लेने से, निर्वहन करने से मना कर देती है। अगर वो दोनों ही पार्टीज उस तीसरे की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं, तब तो उसका कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर जब वो अपनी जिम्मेदारी लेने से मना कर देती है, सारी दिक्कत वहां आती है। लेकिन मुझे लगता है कि आप पिता के रूप में अगर आप एक ऐसे रिलेशन में गए हैं तो आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि साथ ही महिला को भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आप एक मैच्योर व्यक्ति हैं, आप एक वयस्क व्यक्ति हैं, जब आप एक रिश्ते में प्रवेश कर रहे हैं, आप रिश्ते की शुरुआत कर रहे हैं, तो उसके आपको क्या खुशगवार नतीजे हो सकते हैं और क्या भयावह नतीजे होते हैं, इन दोनों के लिए ही आपको तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल। आपके पास कोई सवाल है, पूछिए आप अपने सवाल। बरनाली जी, मैं पूछना चाहूंगा, अगर भारतीय समाज को मद्देनजर रखा जाए तो लिव इन रिलेशनशिप उचित है या अनुचित? उचित है तो फिर अधिकांश भारतीय समाज इसे स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहा है? अनुचित है तो फिर क्यों? और इस दिशा में क्या सार्थक प्रयास किए जा सकते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल किया है इन्होंने। देखिए, उचित है कि नहीं उचित है, ये बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पूरे जो भारतीय समाज में जो मूल्य है, आदर्श है और समृद्धि संस्कृति है, जिसका परंपराएं रही है, इसी के चलते, जिसके लिए हम भारत को सारे दुनिया लोग जानते हैं, परंपराएं जो है, समृद्धि संस्कृति है, तो उसमें लोग स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि ये यहाँ पे फैमिली का जो इंस्टीट्यूशन है और लीगल मैरिज एज लीगल इंस्टीट्यूशन, वो बहुत स्थापित है, तो इनके लिए लगता है कि ये फैमिली ब्रेकडाउन हो जाएगा। हाँ, तो इसीलिए उन लोगों को, जो मैक्सिमम पोर्शन ऑफ लोग है, जो ज्यादातर तक लोग है, उनके लिए तो ये एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है। कुछ खास वर्ग के लिए जो अब ओपन हो चुके हैं, जिनको लगता है, और ये सारे रीजंस भी है, जैसे इन्होंने बताया भी है कि इमोशनली एंड फाइनेंशियली सिक्योरिटी नहीं मिलता है, जो एम्प्लॉयमेंट मिलने में काफी लेट होता है एम्प्लॉयमेंट के चलते, तो एक कंपैटिबिलिटी टेस्ट करने की भी बात आ गई है आजकल। तो इनके चलते थोड़ा सा जो युवा वर्ग है, तो वो थोड़ा सा कंपैटिबिलिटी देखने के लिए भी रहते हैं साथ साथ बिफोर मैरिज। तो कुछ खास वर्ग के लिए ये उचित होता है, लेकिन अभी तक क्योंकि समाज इतना खुलापन नहीं हुआ है, तो इसको जो हमारा जो ओल्डर जनरेशन है, जिसको आप लोग जनरेशन गैप बोलते हैं, तो उन लोगों के लिए मानना भी अभी मुश्किल है। कंपैटिबिलिटी की बात की अंजलि जी, जो एक वैचारिक बदलाव इस पूरी रिलेशनशिप को एक बहुत गूढ़ शब्द में पिरोने की बात है, वैचारिक बदलाव की संज्ञा दी जा रही है, इस पर इससे पहले मैं ये भी सोच रही हूँ कि इसको अनुचित और उचित के संदर्भ में देखा नहीं जाना चाहिए। नंबर 1, कोई जबरदस्ती किसी को नहीं कहने जाता है कि आप लिविंग रिलेशनशिप में रहो, ये दो लोगों की चॉइस की बात होती है, ठीक है। अब वो चॉइस से रहने में अन्याय कहाँ होता है, यही समाज को देखना है कि अगर किसी भी पक्ष के साथ कोई अन्याय है, किसी तरह के सपोर्ट की जरूरत है, तो वहां समाज की भूमिका सपोर्ट करने में और न्याय करने में रहना चाहिए। जैसे बंगाली जी ने कहा कि हमारे यहाँ की परंपरा है ऐसे रहना, भाई अगर जो उस हिसाब से रहना चाहते हैं, कोई ये नहीं कहता है कि आप शादी नहीं करो, शादी वाले सिस्टम में नहीं जाओ, तो मुझे लगता है कि जो उनकी बात में बीच में एक आया था, वो भी महत्वपूर्ण है कि राइट टू चॉइस की भी बात है कि कोई अगर उस तरह से रहना चाहता है, रहे। कोर्ट की भूमिका तब बनती है जब कोई न्याय मांगने के लिए कोर्ट के पास जाता है और कोर्ट तय करता है कि तथ्यतः क्या चीज सही है, तथ्य देखता है,
फैक्ट्स के आधार पर कोई भी जजमेंट आते हैं। तो मुझे लगता है कि इसको अनैतिकता के संदर्भ में नहीं देखा जाना चाहिए। अनैतिक था जब ये किसी तरह से कहीं अकाउंटेबिलिटी का मामला नहीं था, और हमारे समाज में रहते ही थे लोग, गांव में एक पत्नी रखे रहते थे, शहर में एक दूसरी रख लेते थे। इसलिए मैं कहती हूँ रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है, पारदर्शिता काफी जरूरी है। और जो समीना जी कह रही है कि वैचारिक बदलाव की बात, देखिए हर समाज में वैचारिक बदलाव अलग अलग संदर्भ में आता ही है। कोई भी कभी भी ऐसा समाज नहीं रहा है जो एक ही तरह से चलता रहा है। उस वैचारिक बदलाव के साथ समाज अपने आप को कैसे बदलने को पूरा तैयार है, और उसमें जो न्याय अन्याय बराबरी गैर बराबरी ये सब का सवाल है, उसको समाज कैसे संबोधित करता है, ये महत्वपूर्ण देखने की जरूरत है। तो वैचारिक बदलाव है और उसी संदर्भ में कानून में भी चीजें संशोधित होती जा रही है। वैचारिक बदलाव के बारे में एक बात कहना चाहती हूँ कि अभी तक हमारे यहाँ स्त्री और पुरुष का जो रिश्ता था वो किसी न किसी दायरे के तहत था। शायद वैचारिक बदलाव इस दृष्टि से हुआ है कि अब एक सुविधा शब्द जुड़ गया है कि अब जो रिश्ता स्त्री पुरुष के बीच बन रहा है वो सुविधाओं पे टिका हुआ है, कहीं ना कहीं सुविधाओं पे टिका ये रिश्ता। लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद सोसाइटी के सामने कोई स्वीकार नहीं करना चाहता। वहीं भारतीय समाज तमाम प्रगतिशीलता के बावजूद आज भी परंपरावादी है। यही वजह है कि हम विवाह नामक संस्था में यकीन करते हैं। हमारे संस्कार और मूल्य हमें इस बात की इजाजत नहीं देते कि बिना विवाह के लिए किए कोई लड़का और लड़की साथ रहें। वहीं गुजारा भत्ते का दावा करने के लिए सर्वोच्च अदालत द्वारा बताए गए दिशा निर्देशों का पालन करना एक टेढ़ी खीर होगा। सवालों का दौर जारी रहेगा। ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।